हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ लेक्चर देखेंगे। तो फोर्थ लेक्चर में हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? नाउ वी विल डिस्कस कंट्रीब्यूशन of all atoms at various position in a cubic unit cell। तो क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की वेरियस पोजीशन के लिए कंट्रीब्यूशन देखेंगे। बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पर्पज में भी अपने यूज होगा, छोटी छोटी बातें हैं, तो आप इसको गौर से देखिएगा। जैसे सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूशन में बात कर रहा हूं, तो एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में हम लोग क्या करते हैं? जैसे हमने बीसीसी पढ़ रखा है, तो बीसीसी में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। तो मैंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यहाँ पे अरेंज किया और इसके साथ साथ मैंने बॉडी के सेंटर पे भी अरेंज किया। तो जो बॉडी सेंटर की बात कर रही, तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट एटम जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो प्रत्येक यूनिट सेल में बॉडी का सेंटर एक होगा, तो ये 100% अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। 100% का मतलब है 100 इंटू परसेंट के लिए क्या करेंगे? परसेंट, 1/100, तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो कंट्रीब्यूशन जो होगा बॉडी के सेंटर पे एटम का कितना होने वाला है? 1। अगर मैं बात करता हूं एट फेसेस, तो फेसेस पर क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है? तो फेसेस के कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? फेस सेंटर क्यूबिक सेल में मैं क्या करता हूं कि कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ कहां पे और प्रेजेंट होता है? ऑल 6 फेसेस पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा, तो यहाँ पे कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर के साथ साथ हमारे पास फेसेस पे प्रेजेंट होगा। मैं कोई भी एक फेस की बात कर लेता हूं। सपोज करो मैंने इस फेस की बात की, मैंने इस फेस की बात की सपोज करो, तो यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इसमें इमेज करना, इमेजिनेशन आपको देखनी कितनी आपकी स्ट्रांग है। अगर मैं इस फेस की बात करूं, इस दीवार पे, तो इस बॉल पे अगर मैं कोई एटम रखता हूं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? वो स्फेरिकल है, एक तो पार्ट उसका हाफ किधर होगा? हेमिस्फीयर इस तरफ होगा, और दूसरा पार्ट किधर होगा? इसके बैक साइड होगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 50%, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड, ठीक है ना। या यूं बोलें कि इस दीवार पे एक इस साइड और एक इस साइड 50-50% कंट्रीब्यूशन करेगा। ये 50% इसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो 50% का मतलब क्या होगा? 50 इंटू 1/100, दैट इज इक्वल 1/2। अगर मैं इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन की बात करूं, थर्ड एट एजेस, तो एजेस पर देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने इसको ड्रॉ किया, कोई भी मैंने क्यूबिकल यूनिट सेल ली, और क्यूबिकल यूनिट सेल में मैंने क्या देखा कि एज की बात कर रहा है, तो मैं कोई भी एक एटम कहां लेके चलूंगा? एज पर। अगर मैं एज पर लेके चलूं, तो प्यारे बच्चों यहां पे जब मैं लेके चलाता यहां पे, तो ये फेस पे लेके चलाता यहाँ पे, और यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे लेके चलाता। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? एज की, मतलब साइड की। तो इमेज करो, अगर मैं ये मेरे पास कोई साइड है, अगर मैं इस पे लेके चलूंगा इसको,
तो इसका मतलब कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन इसका होगा, इमेजिनेशन देखें आप लोग कैसे होगा। अगर मैं ये एक एज है और इस पे अगर मैं क्या रखे हुआ हूँ, एटम रखे हुआ हूँ, तो एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा आप समझ के चलें कि यहाँ पे एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है। इस एज के ऊपर भी कोई एक एज होगी, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन 3D पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, तो इसके ऊपर भी कोई एक एज होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से बीच में एटम है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। इस वाली एज के लिए कितना आ गया बताइए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ऊपर वाली के लिए 3 पार्ट और 4th पार्ट, मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 25% इसका कंट्रीब्यूशन होगा। कितना, 25%। नीचे वाली जो वॉल है, ठीक है ना, एज है, उस पे 2 पार्ट और इसके ऊपर लगी हुई एक एज होगी। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। अगर मैं इस तरीके से लेके चलूं तो एटम क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, अब इस साइड भी करेगा, पीछे वाली साइड भी करेगा, तो 2 साइड नीचे वाली दीवार के हो गए, 2 साइड ऊपर वाली दीवार के हो गए, इस तरीके से कितना 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो 25% का मतलब हो गया 25 × 1/100 दैट इज इक्वल 1/4, ठीक है ना। मैं बात कर ले रहा हूं इसी तरीके से एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर मैं कॉर्नर की बात करूं, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा बताइए, इमेज करिए आप लोग। अगर मैं कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। खुद से ध्यान करिए आप, घर का कोई भी कॉर्नर देखिए, ठीक है ना, घर का कोई भी कॉर्नर देखिए और कॉर्नर देखने के बाद खुद सोचिए कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है, इसका जैसे ये मैं कोई भी सर्किल ले रहा हूं, तो यहाँ पे ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अगर नीचे वाले में ये 4 पार्ट में है, तो इससे ऊपर वाले में भी ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, 12.5%। 12.5% दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा, 12.5 × 1/100 इक्वल 1/8। या यूं बोले कि 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर से मिलकर एक क्यूबिक यूनिट सेल बना है, तो एक यूनिट सेल बराबर 8 कॉर्नर, मतलब यूं बोले कि 8 कॉर्नर इक्वल 1 क्यूबिक यूनिट सेल, तो 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8। आप देखें पहले 100% बॉडी सेंटर पे, फेसेस पर इसका हाफ, एजेस पर उसका हाफ, 100, 50, 25 और 25 का हाफ, 12.5। इस तरीके से मैंने अरेंज किया, 1, 1/2, 1/4 सबका हाफ आ रहा है, ठीक है ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। या इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है बेटा, सपोज करो मेरे पास कोई भी क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्यूबिकल यूनिट सेल आपकी मैंने ली, ठीक है ना, कोई भी रूम ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस क्यूबिकल यूनिट सेल को मैंने ऑक्यूपाई कराया एटम्स के द्वारा, और एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई करने के दौरान मैंने इसका इतना पार्ट कवर कर दिया, इतना पार्ट। तो यहाँ पे फ्रैक्शन किस चीज का बताया जाएगा कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया है ऑल एटम द्वारा और टोटल वॉल्यूम जो किसका है, क्यूबिक यूनिट सेल का, उसका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहां से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखेंगे इट टेल्स अस अबाउट what fraction of total volume
total volume occupied by the all atoms. It tells us about the what fraction of total volume occupied by the all atoms. That is, हम लोग क्या लिख सकते हैं, that means यहां से कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा, पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ से लिख ले रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स in a unit cell upon यूनिट सेल में, यूनिट सेल को जो कि सभी एटम्स द्वारा ऑक्यूपाई किया गया उनका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल ले यूनिट सेल। 12th क्लास में क्यूबिक यूनिट सेल का जिक्र किया गया। वैसे यूनिट सेल तो आप पढ़ चुके हैं, आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें मैंने एक चीज सपोज कंसीडर कर ले रहा हूं, कंसीडर दैट क्या कंसीडर कर लूं, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। जितने भी एटम के द्वारा हमने यूनिट सेल को ऑक्यूपाई किया वो सभी के सभी कैसे, एक जैसे हैं, एक समान हैं, आइडेंटिकल। एंड यूनिट सेल इज अ क्यूबिकल। यूनिट सेल कौन सी थी, क्यूबिक। तो मेरे पास देयरफॉर यहां से नाउ पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा अपने पास। अब खुद से देखें, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो किसी भी यूनिट सेल को जो कि सभी एटम्स द्वारा ऑक्यूपाई किया गया उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे पता चल जाए कि ये कोई रूम है और इस रूम को इतना ऑक्यूपाई कर दिया गया एटम्स द्वारा, तो मैं क्या, और सभी एटम्स कैसे आइडेंटिकल है, एक जैसे, तो मुझे ये पता चल जाए कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। तो किसी भी एक एटम का वॉल्यूम का मल्टीप्लाई अगर नंबर ऑफ एटम्स में कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स का मतलब जिन एटम्स द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है उनकी संख्या इनटू किसी एक एटम का वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ठीक है ना, अपॉन। अब क्योंकि हमारे पास जो यूनिट सेल है वो कैसी है, एक क्यूबिकल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल की वजह से क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, साइड का क्यूब। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को मैं क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Z से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया, Z से, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एटम कैसा होता है, लुक लाइक अ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अपॉन में क्या चल रहा है, ए क्यूब, ठीक है ना। दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज। ध्यान रखना कि जो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। पैकिंग इफिशियंसी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल, सिंस पैकिंग इफिशियंसी इक्वल क्या लिख सकते हैं, सिंस पैकिंग इफिशियंसी इक्वल परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो मैं यहां बात कर सकता हूं, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू किसका करेंगे, 100 का, इंटू 100। तो इसका मतलब दिस इज द परसेंटेज ऑफ
पैकिंग फ्रैक्शन। अब बात आती है कि यहां से इस चीज को ध्यान रखना, परसेंटेज ये किसका निकला है, परसेंटेज, यहां पे लिख ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज ये आ गया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना जो कि आगे काम में आएगा। ठीक है, और एक चीज खास ध्यान रखें, परसेंटेज ऑफ वॉइड परसेंट क्या आएगी, तो 100 में से आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन आप क्या कर देंगे, माइनस। क्या मतलब समझे कि अगर मुझे परसेंटेज ऑफ वॉइड निकालना है तो परसेंटेज ऑफ वॉइड क्या निकालेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। अभी आपने कोई चीज ऑक्यूपाई कराई थी तो इसमें हमारे पास ये पोर्शन ऑक्यूपाई हुआ था, तो अब इस पोर्शन की परसेंटेज की बात चल रही है, तो 100% में से अगर मैं ये परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ वॉइड, एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज निकल के आ जाएगी ना। तो इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट कर रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं, साफ साफ आप लिखते रहें। एक तरफ से आप नोट्स बना रहे हैं, एक एक लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो आप घर बैठे ही अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर बड़ी आसानी से सीखेंगे। बस पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए घर पर, स्टे सेफ। ठीक है, अब देखें हम लोग एक डेफिनेशन और एक नंबर की पूछ ली जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इन सभी का भी कुछ ना कुछ रोल होगा, इसलिए मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ, चाहे पैकिंग फ्रैक्शन हो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, CN कार्टून नेटवर्क मत समझ लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना, तो देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। It is equal to the number of nearest atom which will touch a particular atom। देखें क्या मतलब हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल होता है, वो सभी नियरेस्ट एटम जो किसी एक पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे हैं। इस चीज को करेंगे, इस चीज को हम लोग क्लियर करने के लिए एक ऐसे ही सपोज कर लेना कि ये सपोज करो कुछ एटम्स हैं, ये सपोज करो कुछ एटम्स हैं, और यहां पे ये एक एटम है। तो गौर से देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर एटम की कोऑर्डिनेशन की नंबर की मैं बात करूं, इस जो बीच में रखा हुआ है मिड में, तो मिड वाले की अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आने वाला है, तो इस पर्टिकुलर एटम जो ये पर्टिकुलर एटम है उसको कितने एटम टच करेंगे, 4, 1 2 3 4। तो इस पर्टिकुलर एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 4। आप बात को समझ चुके होंगे। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच विल टच आ पर्टिकुलर एटम। ठीक है ना, अब देखें छोटी सी बात जो काफी काम में आएगी आपके। ठीक है ना, एक नजर में खास बात है। ठीक है ना, बहुत कुछ मैं एक ही जगह बता दूंगा, आप बस
समझ जाएं कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं एक नज़र में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक नज़र का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप एक आंख बंद करके देखें, ठीक, दोनों आंख खुली रख के देखना। चलो देखें, यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, किसके लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैं किस किस को जिक्र कर रहा हूँ समझें। सबसे पहले यहाँ से मैं इसके लिए, इस यूनिट सेल के लिए क्या सीखूंगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालना। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किए थे, ऊपर Z से। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल एटम्स को कैसे लिखाता है ना यूनिट सेल, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो यहां से नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कैसे निकाले जाएंगे, इफेक्टिव एटम कैसे निकाले जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वो इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, प्रत्येक एटम का कंट्रीब्यूशन। तो भैया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या था, दीज आर दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट थे, 8 कॉर्नर थे, तो 8 एटम प्रेजेंट होंगे। और अभी मैंने बताया था कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या निकला था, 1/8, 12.5% निकला था। तो यहां से हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहां से Z इक्वल क्या आया, 1। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ध्यान रखना Z कितना होता है, 1, जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है ना। अब मैं सेकंड इसके लिए बात कर रहा हूं, B सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैं बात कर रहा हूं B कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो आप गौर से देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली 6 होता है, पर कैसे होता है इस चीज को हम पहले समझेंगे, ठीक है ना। 6 कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे इमेजिनेशन करना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ किया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने सभी कॉर्नर्स पे क्या किया, एटम्स को रखा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या होगा, अगर मानो सपोज करो मैं इस पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी, तो इस पर्टिकुलर एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आती है वो देखते हैं। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन होता है, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई यूनिट सेल होगा, इसके राइट साइड भी होगा, लेफ्ट साइड भी होगा। तो इस पर्टिकुलर एटम पे एक कॉर्नर पे कोई ना कोई इसके ऊपर अगर बना होगा तो वो टच में होगा। तो ध्यान रखें इसके टच में कौन कौन होगा, ये इस तरीके से होते हैं, आप इसको देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से हैं। जो पहला स्क्वायर है ये वाला, ये इस तरीके से एटम होते हैं, कॉर्नर पे एक दूसरे को टच कर रहे होते। तो यहां पे ध्यान रखना ये इसके टच में है, तो एक इसी इतनी दूरी पे एक और इस यहां पे टच कर रहा होगा, 2, ठीक है, ये भी इसके टच में होगा, 3, इसके पीछे जस्ट पीछे इतनी दूरी पे एक और इसको टच कर रहा होगा, ऐसे ही 4, ऐसे करके ये इसके टच में है 5, और इतनी दूरी पे एक और इसको टच कर रहा होगा 6। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एटम में कौन कौन टच कर रहा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से कितने एटम एक एटम को टच कर रहे होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या बताया था, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच विल टच अ पर्टिकुलर एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच विल टच अ पर्टिकुलर एटम। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 6, ठीक है, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब मैं बात कर रहा हूं सी पार्ट की, ये काफी अच्छा है, रिलेशन बिटवीन, इसमें कई सारी, एक नजर में हम कई सारी चीज देखेंगे। रिलेशन बिटवीन स्मॉल a, r एंड d।
यहाँ पे स्मॉल ए क्या है, एज लेंथ, ठीक है ना। स्मॉल आर क्या है, एटॉमिक रेडियस, और यहाँ पे डी क्या है, ठीक है ना, ये डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नाइबरिंग एटम, जो पड़ोसी एटम्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी एटम हैं, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड डी, ठीक है ना। तो ए का मतलब क्या है, एज लेंथ, आर इज द एटॉमिक रेडियस एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नाइबरिंग एटम। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ए आर डी का रिलेशन निकालने के लिए किन्हीं दो एटम्स को लेके चल रहा हूँ। मान लो मैं ये ए और बी लेके चल रहा हूँ, तो ये किस तरीके से टच में है एक दूसरे के, इस तरीके से। तो ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना आइडेंटिकल हैं जितने भी एटम हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये मेरे यहाँ पे क्या हो गई, ये चीज सेंटर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस, और ये भी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, रेडियस। तो और यहाँ से सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डी, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नाइबर एटम। और इसी में ये एक एज लेंथ है, ये एक क्या है, एज लेंथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड है, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डी जितनी है उतनी ही हमारे पास ए है, ठीक है ना। तो ये ए है, दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस जगह ए इक्वल टू आर इक्वल डी। क्या मतलब हुआ कि एज लेंथ यहाँ पे टू आर के इक्वल है और डी यहाँ पे ए के इक्वल है, ठीक है, या डी यहाँ पे डी इक्वल टू आर। ए और डी कैसे हैं, टू आर। अगर मुझे क्वेश्चन में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस दी है तो हम एज लेंथ निकाल लेंगे, और अगर एज लेंथ दी है तो रेडियस निकाल लेंगे। आर दिया है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डी दिया है तो आर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लिया। अब देखें, इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैंने दो चीजें पढ़ी हैं। पहला क्या पढ़ा, इफ नंबर ऑफ एक्टिव एटम कैसे निकाले जाते हैं, दूसरा क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं, तीसरा रिलेशन बिटवीन ए आर डी, और चौथा सबसे काम की चीजें हैं फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल चल रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करूं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू परसेंटेज लगाए तो 100, ये पैकिंग इफिशियंसी भी होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बेटा Z की वैल्यू, Z क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। अभी पीछे निकाला था 8 इंटू 1/8, ठीक है, तो कितना आया था 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। और बेटा सिंपल के लिए, सिंस फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ए किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे ए की जगह 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब इंटू क्या चलेगा, इंटू 100। अब बेटा यहाँ से देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4/3, ठीक है ना, पाई आर क्यूब अपॉन 2 का क्यू कितना होगा 8, आर का आर क्यू हो जाएगा। यहाँ से आपने देखा आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या बचा 4, और ये 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आया, केवल पाई बचा, अपॉन में 3 2 जा 6, पाई/6 का मतलब क्या होगा 3.14/6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3.14/6, तो आप सॉल्व कर लीजिए, 0. कितना आ जाएगा, इंटू 100 चल रहा है बेटा, इसको ना भूलें, इंटू 100, ठीक है ना, इक्वल इंटू 100, और यहाँ भी चलेगा इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.524,
ठीक है ना, 0.524 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे 0.524 इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा 52.4। अब परसेंटेज आएगा, 100 का मल्टीप्लाई किया तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52%। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ बॉयड की तो बॉयड परसेंट कितना आएगा, 100 माइनस 52%, दैट इज इक्वल 48%। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। ये भी आ जाए तो पॉइंट में आए तो आप रख सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन मैंने 52% लिया, 100 माइनस 52 दैट इज इक्वल 48। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 52%, परसेंटेज ऑफ बॉयड कितना है 48%। किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। जल्दी से इस चीज को नोट कर लें। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग पहले हमने पढ़ा फॉर बॉडी सेंटर, एक नज़र में ही चल रहा है ये सब चीज़ें, एक नज़र में पहले हमने पढ़ा फॉर बॉडी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम Z की वैल्यू निकालना सीखी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा, और पैकिंग परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन सीखा, और क्या सीखा, ARD का रिलेशन। इसी तरीके से हम लोग फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल फॉर BCC, तो BCC के लिए फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है ना, हम लोग ये एक एक करके ये सब चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला था वहाँ पे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम क्या था अपने पास, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। अब आप ध्यान से देखें कि BCC में बेटा, BCC में हमारे पास सभी कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, और कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे होता है, बॉडी के सेंटर पे। तो सभी कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स, और बॉडी का सेंटर। तो सबसे पहले कॉर्नर की बात करूँ तो नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे कितने, 8, और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ के आए थे 1/8, प्लस बॉडी के सेंटर पर नंबर ऑफ एटम कितना है 1 इंटू, और बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी कितना का था 100%, दैट मींस 1। तो Z की वैल्यू हमने कैसे देखी, नंबर ऑफ एटम देखे कॉर्नर पे 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन प्लस, क्योंकि इस पे 2 पोजीशन है तो बॉडी के सेंटर पर नंबर ऑफ एटम 1 और बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 100%, दैट इज इक्वल 1। तो यहां से इसको सॉल्व करो तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 दैट इज इक्वल 2। ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ध्यान रखना। BCC के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की वैल्यू 2 आती है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करता हूं, यहां पे ध्यान दें। BCC में क्या होता है, BCC में सभी एक दूसरे से कैसे होते हैं, डिफर होते हैं, ठीक है ना। ये सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सिंपल में सभी एक दूसरे के टच में थे। तो यहाँ पे अगर मैं इसके बीच में एक एटम लेके चलूं, ध्यान देना, इसी तरीके से ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है ना। मैं इसको सिंगल, इसकी मैंने बात कर ली इस चीज़ की। अब इसकी अगर आपने बात कर ली है तो इसी तरीके से एक और आपके पास स्क्वायर है, ठीक है ना। ये दूसरा स्क्वायर भी इसके पास आपके पास है। तो मैं दूसरे स्क्वायर के 4 एटम्स को लेके चल रहा हूँ, 1 2 3 4, और बॉडी के सेंटर पे तो एक ही एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन 4 एटम्स इसके टच में होंगे, ये चारों एटम्स, ये 4 एटम्स किसके टच में, बॉडी के सेंटर पे। तो ये ऊपर जो रखा हुआ है क्यूब में, जो ये 4 एटम्स की लेयर है, ये भी किसके ऊपर रखी, इसको उठाओ इस तरीके से, इसके ऊपर रख के देखो। तो ये चारों एटम अगर मैं यहाँ रख के देखूँ, इसको उठा के इस पे, तो इसका मतलब है 4 ये और बीच में बॉडी के सेंटर पे एटम है। तो 8 के 8 एटम इस बॉडी के सेंटर वाले एटम को टच कर रहे होंगे। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 8। 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8, समझ रहे होगे। इसको ये भी एटम टच कर रहे हैं 4,
और ये ऊपर वाले एटम भी, ये इस तरीके से लेयर है क्यूब में, ये एक स्क्वायर, ये बीच में बॉडी के सेंटर पे एक एटम है। ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं बॉडी के सेंटर BCC में, पर बीच वाली बॉडी सेंटर वाले को ये 4 भी टच कर रहे होंगे, ये 4 भी टच कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। ठीक, आप रट्टा मारने से अच्छा है इसको समझ के चलें, ठीक है ना। चलिए थर्ड, बहुत ही प्यारा इसमें रिलेशन है सी, रिलेशन बिटवीन, वो सिंपल था इसलिए सिंपल रिलेशन भी लगा आपको, रिलेशन बिटवीन AR एंड D। बहुत आराम से देखेंगे इस चीज को, नहीं तो दिक्कत कर लोगे भैया, ठीक है ना। यहां पे देखते हैं रिलेशन को, तो सबसे पहले मैं साइड में बना ले रहा हूं, यहां पे आप इसको समझें। यहां पे आप देखें मेरे पास सभी कॉर्नर्स पे एक एक एटम है ये, और बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम है। थोड़ी मैं डिस्टेंस पे दिखा रहा हूं, एक्चुअली ये 4 जो हैं वो इसको टच कर रहे होंगे, ऊपर वाले 4 भी टच कर रहे होंगे, पर 2D पे मैं 3D इमेज कर रहा हूं केवल, ठीक है ना। तो उसको चीज को समझने की कोशिश करें। अब मैंने क्या किया, इसके सेंटर को इनको टच करके देखा, ये, और इसको भी टच कर लो, तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, ट्रायंगल देखो। अब बेटा यहां पे इसकी एज लेंथ क्या मान के चलते हैं हम लोग, यहां से लेके यहां की डिस्टेंस स्मॉल a, इसी तरीके से ये भी डिस्टेंस क्या होगी स्मॉल a। अगर मैं इसको नाम दे दे रहा हूं A B C D E, आप देखें मैं ये BD A है एज लेंथ और CD भी A है, तो बताओ ये A है, तो इन ट्राइंगल BDC में देखें, क्या देखेंगे BDC में। अब आप गौर से समझें इसको कि यहाँ पे क्यूबिकल यूनिट सेल जो होता था, प्रत्येक एंगल कैसा होता था, परपेंडिकुलर होता था। तो ध्यान दें यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ये हमें दिखने में क्या लग रहा है कि ये लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, पर एक्चुअल में ये लॉन्ग है क्योंकि ये तो टच में है। तो होगा यूं, ये तो दूसरी, ये वाला जो एटम है वो किसका, इस वाले क्यूब का है, ये ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास जो BC का स्क्वायर होगा CB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का फुल नेम क्या था, अकॉर्डिंग टू द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। तो CB स्क्वायर इक्वल किसके होगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहां पे देखें आपके पास BD कितना है A, तो A स्क्वायर, CD कितना है A, तो A स्क्वायर। तो यहां से CB का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 2A स्क्वायर। अगर मैं यहां से CB निकालना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा A√2। जब स्क्वायर रूट आप इस पे लगाएंगे तो A स्क्वायर A के रूप में बाहर आ जाएगा, √2 रहेगा। अब इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल इधर देख लें, इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ABC में आप देखें ABC के लिए क्या देखेंगे हम लोग, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल किसके होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बेटा AB कितना है अपने पास, ये भी, ये एटम, ये एज लेंथ एक क्या होगी, ये भी A होगी, और ये एज लेंथ जो अगर मैं देखूंगा ये कितनी आई थी, अभी मैंने निकालने की कोशिश की थी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना आया था A√2। तो AB का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर
और CB का स्क्वायर, अभी यहाँ से देखो CB का स्क्वायर कितना आया था, CB की वैल्यू रखोगे पहले a√2 उसका स्क्वायर लगाओ तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो CB का स्क्वायर रख लेते हैं, कितना आया था 2a स्क्वायर। यहाँ से ये क्या हो गया 3a स्क्वायर, तो AC स्क्वायर अगर 3a स्क्वायर है तो बेटा AC कितना आएगा a√3। अब इस चीज को समझें कि ये एटम जो हैं, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये और ये, तो ये जो एटम होते हैं एक्चुअली में, ये वाले एटम, ये तो एक दूसरे को बॉडी सेंटर में टच नहीं कर रहे होते, पर ये एटम जो है वो इस एटम को टच करता है और ये वाले भी एटम इसको टच करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, अगर ये सभी एटम इसको टच कर रहे होते हैं तो ये एटम भी इसको टच करेगा, ये एटम भी इसको टच करेगा, पर आपस में टच नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर मैं AEC को देखूं, AEC, तो ये C है, ये E है, ये A है, ये आपस में टच कर रहे होंगे। इसका मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई देखो, तो यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। इसका मतलब यहाँ पे AC इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितने R के बराबर है, 4 इंटू रेडियस के बराबर है। और यहाँ AC किसके इक्वल है, a√3 के। तो इसको मैं डाल दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं डाल दे रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से देखें a√3 कितना आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a√3, AC बराबर है, तो a√3 किसके बराबर आएगा 4r के। तो यहां से a इक्वल क्या आने वाला है 4/√3r। इस चीज को ध्यान रखें, काफी प्यारा रिलेशन है फॉर BCC। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में रखने के लिए पूरा डेरिवेशन नहीं करना होगा, आपको सीधे सीधे रेडियस दी जाएगी, एज लेंथ पूछी जाएगी, या एज लेंथ दी जाएगी, रेडियस पूछी जाएगी, फॉर्मूला रखें और वैल्यू को निकाल लें। इसी तरीके से सिंस D किसके इक्वल होता है 2 इंटू R, 2 नियरेस्ट नाइबर एटम, ये क्या था हमारा D, 2 नियरेस्ट नाइबर एटम। तो ये मेरे पास अगर D था यहां से लेके यहां तक, तो ये मेरे पास अगर D है तो ये D किसके इक्वल है 2 सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई की डिस्टेंस 2 इंटू R। तो D इक्वल 2R, तो R की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल 3A अपॉन, सॉरी ये √3 है ना, यहाँ पे √3 है बेटा, √3 अपॉन में गया। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये क्या आएगा a√3 अपॉन 4, R निकाला तो √3 इधर चला गया 4 डिवाइड में। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 इंटू, यहाँ पे देखें a√3/4, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो D इक्वल कितना आ जाएगा बेटा a√3/2। अगर मुझे A दिया है, D पूछा है, तो मैं A की वैल्यू यहाँ रख के निकाल सकता हूँ। नहीं तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि R दिया है तो पहले A निकालना पड़ेगा, और जो R दिया उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके मैं D निकाल सकता हूँ। मतलब ये A-R-D का रिलेशन हो गया, A-R का रिलेशन, D-A का रिलेशन, D-R का रिलेशन। आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन A-R-D। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। पहले मैंने यहां से A और A इस वाले ट्राइंगल को लेके, ठीक है, राइट, इसमें बहुदान पाइथागोरस थ्योरम निकाला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, ये पास पास हैं। ये आपको यहाँ से ये निकला BC स्क्वायर कितना निकला था a√2। फिर इस ट्राइंगल में ये एज लेंथ A है, ये a√2 है, तो इसके रिलेशन से हमने इसकी बहुदान पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला, तो ये a√3 आया। इन एटम्स को देखा तो ये AC 4R के बराबर है, तो 4R और ये a√3 के बराबर AC था। तो यहाँ से क्या निकाला हमने, AC इक्वल 4R और AC इक्वल a√3, दोनों को इक्वल करके हमने रिलेशन निकाल दिया। D का रिलेशन हम R के साथ जानते थे, वहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से R की वैल्यू रखे DA का रिलेशन निकाल दिया, ठीक है ना। जल्दी से देखें हमारे पास अब क्या चलेगा, यहाँ पे अब मेरे पास क्या चलेगा, ABC हो गया, मैंने इसमें फिर नंबर ऑफ एक्टिव एटम निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला और A-R-D का रिलेशन निकाला। यहाँ पे क्या रह गया, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। ये बात किसके लिए चल रही बेटा, अभी भी ये किसके लिए चल रही, फॉर BCC, ठीक है ना। तो BCC के लिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, Z इंटू क्या था 4/3
पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100। फॉर BCC, सिंस फॉर BCC के लिए बेटा Z की वैल्यू कितनी आई थी, हम लोगों को पता है 2 आई थी, हमने निकाला था। BCC में क्या था, 8 कॉर्नर पे एटम थे तो 8 इंटू 1/8 किया था, ठीक है ना, प्लस एक बॉडी के सेंटर में था तो 1 इंटू 1 किया था, तो वहां से कितना आया था 2। तो Z की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू 4/3, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यू। ए की वैल्यू क्या आती है, ए इक्वल BCC के लिए अभी मैंने यहाँ पे निकाला था AR का रिलेशन, तो अपने को पता है क्या आया था AR का रिलेशन, बताइए। 4R इक्वल A√3 था, 4R इक्वल A√3 था, तो A इक्वल क्या आ जाएगा 4/√3R, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी ये रिलेशन मैं पीछे निकाल के आया हूँ, आपने देखा था AR का रिलेशन, तो यहाँ A की जगह रिलेशन में क्या रखेंगे 4/√3R, इसका होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 जा 8/3 पाई आर क्यू अपॉन 4 का क्यूब कितना होता है 64, √3 का क्यूब कितना होता है 3√3 आर क्यूब। इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है, 8 8 जा 64, 3 से 3 कैंसिल हुआ। बेटा कितना आया अपने पास बताओ, √3 ऊपर क्या पाई √3 अपॉन यहाँ क्या आया 8, और इनटू में 100 चल रहा है, इसको ना भूलें। यहाँ पे पाई बचा, यहाँ पे √3 ऊपर गया, ठीक है, अपॉन में क्या बचा 8 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है ना, और 8 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 0.68 इंटू 100। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या लिख के चलेंगे 68%। अगर ये इतना आया परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, तो बताएं परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी आई, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना आएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ वॉइड 100 माइनस 68, ठीक है ना, परसेंट, दैट इज इक्वल कितना आएगा 32%। तो इस तरीके से परसेंटेज ऑफ वॉइड भी अपने पास आ गई। तो ये अपने पास क्या आया, BCC के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना था 2, BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 8, BCC के लिए ARD का रिलेशन अभी देखा, और BCC के लिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन जो कि आया 68%, परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना आया 32%, ठीक है ना। आप लिखते रहे मेरे साथ, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा, जल्दी से एक बार बताइए। आज हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद हमने क्या पढ़ रखा है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन के इक्वल होती है, परसेंटेज ऑफ वॉइड कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ड्राइव भी किया हमने फॉर्मूला, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने सिंपल क्यूबिक सेल के लिए क्या क्या पढ़ रखा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके ARD का रिलेशन, और क्या पढ़ रखा परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। यही चीज़ हमने BCC के लिए देखा, ठीक है ना। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। इट्स इनफ फॉर टुडे। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, ठीक है ना। और बाकी आप सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।